नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। कोरोना की वजह से कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है प्रवासी मजदूर। इस एक वायरस ने इनकी रोजी रोटी इनसे छीन ली और इसके बाद अब इन्हें बीमारी का डर सता रहा है। ये मजदूर अभी शेल्टर होम में है। यहाँ इनके लिए इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ये लोग सरकार और प्रशासन से खुद को घर पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इस बीमारी के वक्त में इनको सही सलामत इनके घर पहुंचा दिया जाए। सरकार और प्रशासन हर जगह से इन लोगों को घर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। रेलवे की भी यही पूरी तरह से कोशिश रही है कि इनको घर पहुंचा दिया जाए। बसें भी चल रही है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये प्रवासी मजदूर अपने घरों तक कब तक पहुंचेंगे, और अगर ये मजदूर घर पहुंच भी गए तो क्या वो सही सलामत पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने साथ बीमारी तो नहीं लेकर जाएंगे। ये भी बड़ा सवाल है जो कि जहन में आना चाहिए। इन सारे सवालों पर आज हम अपने संवाददाताओं से जगह जगह की ग्राउंड रिपोर्ट लेने का प्रयास करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से ये जो स्थिति है बनी हुई है वो अपने आप में बहुत गंभीर है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम भाटिया जुड़े हुए हैं। विक्रम भाटिया, वहां पर आप जो तस्वीर है वो बता दीजिए कि यहाँ पर अभी फिलहाल अभी करंट जो तस्वीर है वहां पर है क्या? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा कि सिरसा के अंदर जिस तरह मार्केट को खोला गया था, उसको लेकर जो कई बेवजह लोग हैं जो बाजारों में आ रहे हैं, जिसको लेकर बाजारों के अंदर काफी जो है भीड़ देखने को मिल रही है, जिसको प्रशासन जो है काफी मशक्कत कर रहा है और उस भीड़ को हटाने के लिए जो है बार बार अपील भी की जा रही है। आज वहीं जो सरकार के निर्देश हुए हैं, वाइन शॉप खोली गई है, उसको लेकर भी जो है आज सिरसा शहर के अंदर सिर्फ 3 से 4 वाइन की शॉप खोली गई है, लेकिन हमें वहां पर जो है भीड़ दिखाई नहीं दी। हालांकि सुबह 7 बजे से ही वाइन शॉप खुल गई थी और 8 बजे से जो है लोग वहां पर वाइन की दुकानों पर जो है आना शुरू हो गए थे और वाइन खरीद रहे थे। खास वो लोग देखे गए थे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोटी खाने को जो मजबूर अपने आप को बता रहे थे, वही लोग जो है आज वाइन जो है खरीदते नजर आए हैं। जी चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद बंसल सीधा भटिंडा से जुड़े हुए हैं। भटिंडा से वहां पर तस्वीर क्या है विनोद? तो देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में हर रोज 200-300 कोरोना के पेशेंट नया इजाफा हो रहा है। और ये इजाफा है जो नांदेड़ साहब से आए श्रद्धालु हैं, उनके आने की बाद ज्यादा इजाफा हुआ है। पहले कंट्रोल में थी स्थिति, लेकिन देखने वाली बात ये है, जहाँ पे पूरे भारत में अगर तस्वीर देखी जाए तो जो मैं बोल रहा हूँ कि रिपोर्टर ठीक होने वाले की जो गिनती है, जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं वो 27% है। वहीं पंजाब में ये बड़ी सोचने वाली बात है और चौंकाने वाली बात है, जहां पर जो ठीक हुए पेशेंट है उनकी जो गिनती है 9 से 10% के बीच में है। ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला और चिंताजनक जो आंकड़ा सामने आ रहा है। दूसरी तरफ अगर लॉकडाउन की बात करें तो प्रशासन ने अभी 7 से 11 बजे तक बठिंडा में छूट दी थी, लेकिन उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। बहुत से लोग बाहर आ गए घरों से। उसको देखते हुए प्रशासन को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और पुलिस ने थोड़ी जबरदस्ती भी की और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को अगले दिनों के लिए बाजारों में बिल्कुल बंद कर दिया है। जो लोग कोई अपना सामान, जरूरी चीजें खरीदना चाहते हैं, वो सिर्फ पैदल ही आ सकते हैं। तो इस टाइम लोगों को समझना चाहिए भी जो छूट मिली है इमरजेंसी में, थोड़ा बहुत इमरजेंसी के चीजों के लिए मिली है। ऐसा ना हो कहीं हम स्वस्थ हो जाए और ये चीज ज्यादा फैल जाए और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट के पास इतना पर्याप्त मेडिकल नहीं है, भी हम इसको देखते हुए ये कर रहे हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आज से जो पेट्रोल डीजल के दाम है, 2 रुपए लीटर जो बैट है, वो पंजाब सरकार ने डीजल पे 2 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिया। लोगों पर बुरी मार पड़ रही है महंगाई की। और दूसरी तरफ सेंट्रल सरकार ने भी अगर देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी है। जैसे ही कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से गिरे थे, उस राहत लोगों को देनी थी और लोग तो ये सोच रहे थे मिडिल क्लास का बिजनेस बंद है, कोई पैकेज मिला जाएगा। इसके बावजूद उसके ऊपर 2 रुपए लीटर का और सेस लग गया। महंगाई की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। बहुत मुश्किलें हैं, लोग अंदर अंदर से बहुत नाराज भी है इस चीज को लेकर। आगे वाले टाइम में देखना पड़ेगा भी लोग इसको कैसे लेते हैं, कैसे बर्दाश्त करेंगे, या हम इस चीज से कैसे लड़ पाएंगे। विनोद, अभी ये खबर ये आ रही है कि पंजाब सरकार ने 35,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया है प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए। इसको लेकर आपने कुछ प्रवासी मजदूरों से बातचीत की हो, उनके जहन में क्या चल रहा है इसको लेकर? अभी तक ऐसा है जी, जो मजदूरों को बाहर भेजने की बात हुई थी, एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी ऑनलाइन, और रजिस्ट्रेशन तो 6,83,000 के करीब पंजाब में हो गई है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी
ट्रेन जब वो वहां बठिंडा से कभी ऐसे ही ट्रेन नहीं चली, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, उनको कोई भी ऐसा मैसेज नहीं मिला भी उन्हें कब जाना है, कैसे जाना है। लेकिन मजदूरों में ये डबल माइंडेड बना हुआ, सारे पूरे देश में से लोग जा रहे हैं घरों को, हमें भी भेजा जाए, इसको लेकर मजदूरों में काफी रोष है भी हमारे लिए भी कोई इंतजाम किए जाए, कोई ट्रेन चलाई जाए जिससे हमें भेजा जाए। अभी तक कोई भी ट्रेन बठिंडा से इस मजदूरों को लेकर अभी तक नहीं चली है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी बीएस बुलिया भी जुड़ चुके हैं। बीएस, जिस तरीके से लगातार सरकार एक के बाद एक प्रयास कर रही है प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने का, हालांकि इसको लेकर मजदूरों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उनको एक डर सता रहा है क्योंकि देश में ऐसी स्थिति चल रही है महासंकट की, उनको डर लग रहा है कि कहीं वो इस बीमारी के चपेट में ना आ जाए। जी बिल्कुल, अगर मैं अम्बाला की बात करूं तो अम्बाला में जो प्रवासी मजदूर हैं वो धीरे धीरे जैसे ही उनको पता चला है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और वो ज्यादातर यहाँ जो मजदूर हैं वो यूपी और बिहार से आए हुए हैं, तो वो धीरे धीरे अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गए। लेकिन इन मजदूरों में अगर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क पहने हुए हैं, ये पैदल जरूर चल रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है इन्होंने, और इवन के इन्होंने साथ में खाने के लिए भी जो भोजन की व्यवस्था की हुई है। और इसके अलावा ये अब स्टेशन के बाहर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और वहाँ पे भी काफी डिस्टेंस बना के बैठे हुए हैं। वहाँ पे पुलिस बल मौजूद है जो इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवगत करवा रहे हैं। तो इस तरह से जो मजदूर है वो पूरे तरीके से ही यहाँ से रवाना होने की तैयारी में है। यहाँ रेलवे प्रशासन द्वारा जो घोषणा की गई है कि कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो इन मजदूरों को इनकी स्टेट तक पहुंचाएंगी, तो इसी तरह से उस ट्रेन में एक जो कंपार्टमेंट है उसमें 50 से ज्यादा मजदूर नहीं बैठेंगे ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन की जा सके। बीएस, वहाँ पर अभी कितनी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वो जा रहे हैं? जी कल शाम तक अगर बात करें तो 600 से 700 तक की संख्या में मजदूर पहुंच चुके थे। और इवन के ये जो अम्बाला जंक्शन है इसके अलग अलग आसपास काफी एरियाज पड़ते हैं जहां गांव में मजदूर रुके हुए थे और जो इनके प्रशासन द्वारा अरेंजमेंट किया गया था प्रवासी मजदूरों को रखने का, तो यहाँ से ये लोग पैदल ही चल के कैंट स्टेशन तक पहुंच रहे हैं ताकि ये अपने गंतव्य तक पहुंच सके। जी तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे एक संवाददाता जुड़े हुए हैं टोनी शर्मा संगरूर से वहां पर स्थिति क्या है टोनी? और वहां पर जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार भी व्यवस्था कर रही है, तो सरकारी व्यवस्था और मजदूरों के जहन में इसको लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों को अब इधर से उधर अपने गृह राज्य में भेजा जा रहा है? जी अगर बात करें प्रवासी मजदूरों की तो थोड़े दिन पहले जो जम्मू कश्मीर से यहाँ पे लोग फंसे हुए थे, जो तकरीबन सर्दियों में आते हैं, जो अपनी शोरों का काम करते हैं, उनको जम्मू सरकार की ओर से बसें आई थी। तकरीबन 120 जो आदमी थे उनको वापस जम्मू कश्मीर भेज दिया गया है। और रही बात और प्रवासी मजदूरों की, जैसे जैसे प्रशासन के सामने लोग आते जाएंगे या आ रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से उनको वापस उनके शहर में भेजा जा रहा है। जी तो वहां पर अभी फिलहाल स्थिति क्या है? जब वहां पर प्रवासी मजदूरों को नहीं भेजा जा रहा था तो उससे पहले उनको लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही थी? जी अगर बात करें संगरूर की तो संगरूर में उनको प्रवासी मजदूरों को कहा गया था कोई भी जरूरत है आप हमसे संपर्क करें, और डीसी ऑफिस की ओर से बिल्कुल उनको सारी सुविधाएं दी जा रही थी। उनके रहने का इंतजाम किया गया था, उनको खाने पीने का इंतजाम किया गया था, क्योंकि कर्फ्यू के चलते सब कुछ बंद था। उनको राशन मुहैया कराया गया, उनके रहने का इंतजाम प्रॉपर किया गया था। जैसे ही जम्मू कश्मीर से बसें आती हैं उनको वापस भेज दिया गया। जी टोनी शर्मा, इसको लेकर कुछ आंकड़ा या कुछ तथ्य है कि आखिरकार कितने प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं? तकरीबन 120 की जो आंकड़ा हमारे सामने आया है वो तकरीबन 120 लोगों का है। चलिए, तो अब सीधा रुख कर लेते हैं विक्रम भाटिया का। विक्रम भाटिया, वहां पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकारें फैसला ले रही हैं, इस हिसाब से अगर देखें तो देश में जो माहौल है बहुत ज्यादा बद से बदतर होता जा रहा है, क्योंकि ऐसे डर के माहौल में प्रवासी मजदूर जी रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर सियासत भी बहुत हुई है। जी बिल्कुल, प्रवासी अगर मजदूरों की अगर बात करें तो ये काफी जो है गंभीर जो है मसला रहा है, चाहे खासकर सरकारों की अगर बात करें, चाहे प्रशासन की बात करें। जिला प्रशासन की ओर से जो सिरसा में रहने वाले मजदूर थे जो राजस्थान गए हुए थे, पिछले दिनों जो है लगभग 15 मजदूरों को यहाँ पर लाया गया था और बाकायदा उनका पूरा टेस्ट कर और स्वास्थ्य की जांच करके ही उनको घर भेजा गया है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिरसा के अंदर के पिछले 20 से 25 सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनका भी जो अब मांग आने लगी है कि उनको भी अपने घरों तक भेजा जाए। धीरे धीरे जो है प्रशासन के पास उनके
है और प्रशासन जो है उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनको घर तक पहुंचाया जा रहा है। अभी अगर हम कल की बात करें, कल भी जो है 15 से 20 ऐसे मजदूर जो सिरसा में पिछले 20 से 25 सालों से रह रहे थे, वो प्रशासन के पास पहुंचे और उन्हें घर भेजने की गुहार लगाई है। साफ तौर पे प्रशासन ने यही कहा है कि अगर वो अपने निजी वाहनों से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम है, वहां पर उनको इकट्ठा किया जाएगा और जो निजी वाहन है उनको पूरी तरह से सैनिटाइज करके ही और स्वास्थ्य की जांच करके ही उनको भेजा जाएगा। इसी तरह जो है प्रशासन जैसे ही प्रवासी मजदूरों की डिमांड आ रही है उनको घर तक पहुंचाने के लिए, तो प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। जी आप सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता बीएस गुलियानी का। बीएस गुलियानी, जिस तरीके से ये जाहिर है कि अब सभी देश में जितने भी राज्य हैं इधर से उधर प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों के जरिए, बसों के जरिए भेजा जा रहा है, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर दूसरे राज्यों से कितने व्यक्ति अब तक प्रवासी मजदूर जो हैं आ चुके हैं? जी बिल्कुल, ये जो प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य की तरफ भेजा जा रहा है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यवस्था की, यहाँ पे इनका बकायदा चेकअप किया जा रहा है, क्योंकि जिनका टेम्परेचर ठीक है उनको ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। जिनको टेम्परेचर है या फिर खांसी जुकाम है उनको अभी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, ताकि उनके पहले टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद ही उनको अगर टेस्ट ठीक आते हैं तो उसके बाद ही उन्हें रवाना किया जाएगा। तो इसके अलावा अगर बात की जाए कि ट्रेन में इन्होंने किस तरह से सफर करना है, तो उसमें एक ट्रेन में जो रेलवे डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि एक ट्रेन में जो 24 डिब्बे जोड़े गए हैं और उनमें जो जितने भी यात्री, एक डिब्बे में 50 यात्री बिठाए जाएंगे और उनमें 6 मीटर का लगभग जो डिस्टेंस है वो मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स भी साथ में जाएगी और रास्ते में किसी भी स्टेशन पे गाड़ी को रोका नहीं जाएगा। जी बीएस, आपने कुछ प्रवासी मजदूरों को इस संबंध में बात की है कि सच्चाई जानने का प्रयास किया है कि आखिरकार जो टिकट के किराए के वसूलने को लेकर जो पिछले दिनों जो सियासत देखने को मिली थी केंद्र सरकार और रेलवे, तो लगातार इस तरीके को लेकर कहा जा रहा था कि उनसे प्रवासी मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है, आपने कुछ सच्चाई जानने का प्रयास किया इसको लेकर? जी बिल्कुल, हमारी प्रवासी मजदूरों से बात हुई है, जो स्टेशन पे बैठे थे उनसे भी बातचीत की गई है। तो मजदूरों ने बताया कि उन्हें संस्थाओं द्वारा इवन के साथ खाने के लिए राशन दिया गया है, उनसे किसी भी तरह का किराया बिल्कुल नहीं लिया गया। ये जो बातें विरोधी दलों द्वारा उठाई गई थी ये बिल्कुल सरासर झूठ निकली और प्रवासी मजदूरों का यही कहना था कि उन्हें बहुत अच्छे से सरकार ने रखा है अब तक और अभी घर तक पहुंचाने के लिए उनसे किसी भी तरह का कोई किराया नहीं वसूला जा रहा। जी चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारा संवाददाता टोनी शर्मा का। टोनी शर्मा, संगरूर में जिस तरह से वहां पर भी स्थिति थोड़ा कोरोना वायरस को लेकर गंभीर है, वहां पर अभी तक आंकड़े कितने हैं इसको लेकर? जी, कोरोना वायरस के कल में अगर बात करें तो 33 मामले सामने हैं पॉजिटिव के, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बताया जा रहा है जो प्रशासन की ओर से तकरीबन जो 32 श्रद्धालु हैं, एक की दिल्ली की हिस्ट्री है, लेकिन उनको क्वारंटाइन पहले किया जा चुका है। प्रशासन ने कहा है कि घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तकरीबन 80 से 90 केस पॉजिटिव आ चुके हैं अब तक जी। उसमें से 3 ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जितने भी टेस्ट अभी जो पेंडिंग है उनको सभी को क्वारंटाइन किया जा चुका है, ताकि जो कोरोना वायरस है वो आगे ना बढ़ सके। उनको अलग रखा गया और क्वारंटाइन किया जा रहा है, ताकि जिनके टेस्ट जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती उनको घर नहीं भेजा जाएगा। टोनी शर्मा, जिस तरह से देखा जा रहा है चाहे कोई दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्य जा रहा हो, ऐसे में महत्वपूर्ण ये भी है कि कहीं वो जो व्यक्ति है, जो प्रवासी मजदूर है, ऐसे कंटेनमेंट जोन से तो नहीं आ रहा जहां पर पूरा उसके जद में आने का पूरी संभावना रहती है, इम्कान रहता है। तो ऐसे को लेकर पंजाब सरकार कितनी सतर्क है, वहां पर प्रशासन कितना सतर्क है इसको लेकर? जी, मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो पंजाब के बॉर्डर है वो सील पहले किए जा चुके हैं। अगर कोई संगरूर जिले में एंटर करता है पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है, फिर उसके टेस्ट किए जाते हैं। अगर टेस्ट सही पाया जाए तभी उसको आगे जाने दिया जाता है, नहीं तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम भाटिया भी। विक्रम भाटिया, जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि सरकारें भले ही प्रवासी मजदूरों को लेकर तमाम इंतजाम कर रही हो, लेकिन सवाल जहन में यह आता है कि 40 दिन बाद ही क्यों, 40 दिन बाद, इतने समय बाद, जबकि यहाँ पर देश में जो संख्या है 31,000 के पार पहुंच चुकी है एक्टिव केसों की। जी बिल्कुल, अगर हम सिरसा की अगर बात करें, अकेला सिरसा ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ जो है राजस्थान पड़ता है, दूसरी तरफ जो है पंजाब पड़ता है। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से जो है यहाँ पर जो बॉर्डर के नाके हैं उनको सील कर दिया गया था और किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने के लिए जो मनाही थी।
सिर्फ इमरजेंसी जो सेवाएं थी उसको सुचारू रूप से जो है शुरू किया गया था। आज भी जो है बॉर्डरों पर पूरी तरह से पुलिसकर्मी तैनात है और आने जाने वाले लोगों पर जो है नजर बनाए हुए हैं। अगर दूसरे जिलों से भी अगर कोई आना चाहता है तो वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बेवजह सिरसा के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यही कारण है कि पिछले जो हफ्ते में 2 केस आए थे, टोटल 6 हो गए थे, जिसमें से 4 जो कोरोना से ठीक हो गए थे और 2 अभी भी जिनकी रिपोर्ट भेजी गई है। उसके बाद लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है, अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिससे सिरसा जिला के लोगों ने काफी राहत ली है। कहीं ना कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरा अपना नजर बनाए हुए है और जो भी बाहरी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनको जो है पूरी तरह से स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है भी और ये होना भी चाहिए। चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विनोद बंसल का। विनोद बंसल, वहां पर स्थिति क्या है और कंटेनमेंट जोन की वहां पर हालत क्या है? जिस तरीके से वहां पर लोगों की आवाजाही हो रही हो या फिर नहीं हो रही हो, वहां पर कितने कंटेनमेंट जोन है, कितने रेड जोन है, कितने आपने ग्रीन जोन है वहां पर? देखिए, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के 3 जो जिले हैं वो उसको रेड जोन में रखा गया हुआ, 4 डिस्ट्रिक्ट जो अभी तक ग्रीन जोन में है, बाकी जो 18 डिस्ट्रिक्ट है वो ऑरेंज जोन में है। अगर बठिंडा में देखा जाए तो 6 से 7 ऐसी क्वारंटाइन के लिए जगह बनाई गई है, लेकिन अभी तक जो बरतों में आई है वो एक ही जगह जो मेरिटोरियस स्कूल है वहां पे रखे हुए हैं। वो सभी के सभी नांदेड़ साहब से आए हुए श्रद्धालु हैं और वहां पे उनको खाने का और उनकी सुविधाएं का, मेडिकल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पिछले दिन एक उनको डिमांड भी आई थी, उन्होंने हलवा खाना है तो उनको जो संस्थाएं हैं उसको हलवा तक पहुंचाया गया और डीसी साहब बठिंडा और प्रशासन पूरी तरह उनको डिमांड भी पूरी कर रहे हैं। इस प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी ऐसी डील की बात नहीं है वो कहाँ छोड़ी जाए। लेकिन दूसरी तरफ सबसे सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन से चूक कहाँ से हुई। जो नांदेड़ साहब से में 1 महीने से रह रहे श्रद्धालु थे, जहाँ आके वो पॉजिटिव कैसे आए, उनमें एक चीज और सामने आ रही है। वो सामने ये आ रही है भी जहां नांदेड़ साहब से जब श्रद्धालुओं को लाने के लिए जहां से 80 बसें बठिंडा से भेजी गई, तो लेकिन वहां के आसपास के जो मजदूर थे उनको पता चला कि गुरुद्वारा साहब से श्रद्धालुओं को लेके जाया जा रहा है। वहां से 100-200 मजदूर जो आसपास काम करते थे वो भी श्रद्धालुओं के जत्थे के बीच में शामिल हो गए, उनको लाया गया। अभी जो जांच चल रही है और कोशिश, उनको शक जाहिर किया जा रहा है वो मजदूरों में से कोई ना कोई मजदूर कोरोना पॉजिटिव था, जो आगे श्रद्धालुओं को जो 400-500-700 श्रद्धालुओं को कोरोना पॉजिटिव कर गया है। ये चूक बहुत बड़ी चूक हुई है। इसी चूक के चलते हुए जो प्रवासी मजदूरों को भेजने की अब कवायद है उसमें वो इसको ढील नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हर मजदूर की लिस्ट बनाई जा रही है, उसकी आईडी प्रूफ बनाया जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है। इस चीज से थोड़ा ना मजदूरों में भय भी है भी जहाँ पे इतनी चेकिंग हो रही है, अगर हम अब वहां पे जाएंगे तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा या निगाह में रखा जाएगा। इस चीज को डर के मारे भी कुछ लोगों को डबल माइंडेड होके रहे। दूसरा सर मैं ये बताना चाहूंगा, जहाँ पे बठिंडा में जो छोटी इंडस्ट्री है वो खोली हुई है अंदर काम करने के लिए। अब मजदूरों को ये समझ नहीं आ रहा भी पंजाब में रह के वो अपनी रोजी रोटी के लिए काम चलाएं, जहाँ अपने देश, जहाँ अपने गाँव वापस जाएं, जहाँ के रास्ते में उनके साथ क्या होगा, कैसे उनको चेकअप किया जाएगा, ये पूरी की पूरी उलझन में बनी हुई है। आने वाले टाइम में प्रशासन को ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये जब तक क्लियर नहीं कर पाते लोगों में हबड़ा दबड़ी में नुकसान हो सकता है। प्रशासन को इसका क्लियर करके ही सबको भेजना चाहिए। ये जो चूक पहले पंजाब सरकार से हो चुकी है या पंजाब प्रशासन से हो चुकी है, वे चूक बहुत महंगी पड़ चुकी है और आगे इसको अब महंगी ना पड़े, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको प्रिकॉशन करने की जरूरत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है विनोद की सरकार लगातार, पहले तो 40 दिन पहले की बात करें तो तस्वीर ये थी और सरकार की जबानी भी यही थी कि जहां है वहीं रहिए। लेकिन आज देश की स्थिति है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, लगातार इसको लेकर प्रयास कर रही है। मतलब कि 40 दिन के भीतर ये रवैया बदलना, जबकि ऐसे में देश में स्थिति 31,000 से ज्यादा एक्टिव केसों की संख्या है और अगर बात करें कुल मिलाकर केसों की तो 50,000 के तकरीबन केस पहुंच चुके हैं। देखिए ऐसा है, पहले 40 दिन तक सरकारों ने बोला हुआ था जो प्राइवेट फैक्ट्री मालिक हैं, जहाँ पे मजदूर काम करते हैं भी उनको खान पान का इंतजाम करें, जहाँ उनको कोई उनकी तनख्वाह जो वेतन बता दे। देखिए जब तक वो 1 महीने था 40 दिनों तक तो जो उनके मालिक थे, फैक्ट्रियां बंद थी, कुछ ना कुछ उन्होंने बियर किया।
सोशल संस्थावां ने भी उनको खाना पहुंचाया, लेकिन अब कहीं ना कहीं 40 दिन बीत जाने के बाद वो भी सब दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। जितने वो एफर्ट कर रही थी उतने एफर्ट नहीं हो पा रहे। कुछ संस्थाएं उन्होंने बंद कर दिया है, जितना उनके पास प्राप्त साधन थे उन्होंने लोगों की हेल्प की। अभी भी बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए प्रशासन की तरफ से बोला बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाएं तो जो लोकल संस्थाएं उन्होंने और निजी जो प्राइवेट फैक्ट्री वालों ने उनको खाना दिया। प्रशासन की तरफ से इतना इंतजाम हो पाना बड़ा मुश्किल था। अब सरकारों को लग रहा है भी अगर इनको घर पे ना भेजा गया, संस्थाएं ने बंद कर दिया और प्राइवेट इदारे जो दुकानें थी, फैक्ट्रियां थी, वो बंद होगी, वो उन्होंने भी अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं, सवाल खड़े करने शुरू कर दिया है कि हम कहां से दें, हमारे पास ही नहीं है। तो इसके बाद पूरे का पूरा जो भार है वो सरकार पर आ जाएगा। और सरकार भले ही वेतन देने में जो टैक्स के रूप में नहीं आ रहा, तो 2-4 चीजें, शराब पे काफी टैक्स बढ़ा के खोलने की कोशिश कर रही है, पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा के उसको सरकारों को खुद मुश्किल हो रही है। इस टाइम जो सबसे बड़ी है जो आर्थिक समस्या आने वाली है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है, इसको देखते हुए जो पंजाब में प्रवासी मजदूर है बहुत ज्यादा है। 7 लाख से ऊपर जो प्रवासी मजदूर है उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। सरकार को अब ये लग रहा है भी इनको इनके गांव या देश यहाँ पे रहने वाले हैं उस राज्य में भेज दिया जाए। दूसरी तरफ जिस राज्य में भेजना है उस सरकारों को भी बड़ी मुश्किल है। अगर सभी के सभी मजदूर उधर चले गए तो उनको भी इनका इंतजाम करना, रोजी रोटी तो वहां पे नहीं है इनके लिए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार की तरफ से। राज्यों को बांट कर ना देखें और भारत सरकार को अपने लेवल पे कुछ इनके लिए करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता टोनी शर्मा का। टोनी शर्मा, जिस तरह से सरकारें लगातार, चाहे वो प्रयास हो, 40 दिन के बाद प्रयास दिख रहे हो मजदूरों को लिए, लेकिन क्या पंजाब सरकार इस बात के लिए तैयार है कि जो दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो खुदा ना खास्ता बड़ी संख्या में उनके में संक्रमण पाया जाता है, तो ऐसे में पंजाब सरकार के पास आपको लगता है कि उतनी व्यवस्था है बेड की, वेंटिलेटर की, आईसीयू की? बिल्कुल। अगर कहीं ना कहीं बात करें प्रवासी मजदूरों की या जो बाहर से आ रहे हैं, हेलो जी, तो उनका पूरा इंतजाम कर रखा है। यहाँ पे अलग एक स्कूल, एक गुरुद्वारा साहब, ऐसी कई जगह कर रखी है। अगर कोई कोरोना से संक्रमित आता है या कोई शक्की मरीज आता है तो उनको रखने का पूरा इंतजाम यहाँ पे किया गया है संगरूर। जी चलिए अब सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता BS गुलियानी जुड़े हैं। BS गुलियानी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, सरकारें लगातार देखने को मिल रहा है कि मजदूरों को लेकर अब गंभीर दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसे में 40 दिन बाद लगातार मजदूरों के लिए प्रयास करना, वहां पर आप अभी फिलहाल की स्थिति क्या देख रहे हैं? और आपने कुछ मजदूरों से बात की है इस संबंध में कि आप कैसे पंजीकृत कराएंगे कि आपको ट्रेन में दूसरे राज्य जाना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो प्रवासी मजदूर रुके हुए हैं वो इनमें ज्यादातर जो मजदूर है वो अनपढ़ हैं, तो वो कहीं ना कहीं सहारा ढूंढ रहे हैं कि कोई उनका पंजीकरण करवा दे या किसी तरह से। दूसरा, जो पुलिस सुरक्षा बल है रेलवे स्टेशन पे, वो उनकी काफी मदद कर रहे हैं ताकि वो किसी तरह से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और वो अपने प्रदेश जो उनका स्टेट है वहाँ पहुँच सके। तो इसके अलावा जो अगर अम्बाला की बात की जाए तो अम्बाला में जो मजदूर पहुंच रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, तो वो ज्यादातर जो मजदूर हैं वो, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है अम्बाला के पास वो बिल्कुल पूरी तरह से सील है, तो वो मजदूर कहीं ना कहीं खेतों के रास्ते होते हुए यहाँ स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। और अधिकतर मजदूरों को ये भी नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही वो लोग अपनी ट्रेन में जगह ले पाएंगे, लेकिन जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर पता चलता है कि पहले पंजीकरण करवाना है। तो ये तमाम चीजें हैं जो प्रवासी मजदूर इनका जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जी, हमारे साथ विक्रम भाटिया भी जुड़े हैं। विक्रम भाटिया, आपने कुछ ऐसे मजदूरों से लेकर बात की है कि आपको ट्रेन के जरिए अपने राज्य में जाना है, अपने गृह राज्य में जाना है जहां पर भी आप रहते हैं, इसको लेकर आप किस तरीके से इस स्थिति को हैंडल कर रहे हैं? आप पंजीकरण पहले कराना पड़ता है क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रवासी मजदूर अधिकांश तो अनपढ़ ही होते हैं, निरीक्षर होते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम सिरसा की अगर बात करें, सिरसा के अंदर ऐसा हमें कोई भी प्रवासी मजदूर नहीं दिखा जो बिल्कुल मजबूरी में हो। हाँ, कुछ ऐसे लोग सामने जरूर आए हैं जो पिछले काफी समय से सिरसा में रह रहे हैं और अब इस मौके पर जो है अपना घर जाना चाहते हैं। उनके लिए भी ही प्रशासन ने जो है पूरा बंदोबस्त कर रखा है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अगर जो लोग अपने वापस घर जाने को इच्छुक हैं उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन करे, उनको जो है वापस भेजा जा रहा है। फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है कि यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है या कुछ और है, इस तरह का कुछ सामने देखने को नहीं मिला है फिलहाल। जी,
कुछ ये भी देखने को मिला, आपने कुछ प्रवासी मजदूरों से बातचीत की हो कि जो सरकार है वो भले ही आपको लेकर प्रयास कर रही हो, आपका किराया दे रही हो, चाहे रेलवे की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, लेकिन कुछ भी ऐसे कुछ दिनों पहले तस्वीर देखने को मिली थी कि प्रवासी मजदूरों से किराया भी लिया जा रहा है। आपने कुछ ऐसे कुछ बात की प्रवासी मजदूरों से? लगभग 20 दिन पहले जैसे प्रवासी मजदूरों को यहाँ पर लाया गया था, जो पंजाब के यहाँ रिफाइनरी फैक्ट्री वहाँ पर जी। काम करते हैं, उनको यहाँ पर एक शेल्टर होम में रखा गया था। जी। बकायदा उनका खाने पीने का पूरा जो है बंदोबस्त किया गया था प्रशासन की ओर से, और बकायदा उनको घर तक पहुंचाया भी जा चुका है। फिलहाल अभी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। सिर्फ यहाँ लोको सिरसा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, काफी सालों से रह रहे हैं, जो पंजाब या बिहार या यूपी साइड से आए हैं, वो अभी चाहते हैं कि वो अपने जल्दी से जल्दी घरों में चले जाएं। उनको लेकर भी प्रशासन जो है गंभीर है। जी चलिए, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे सहयोगियों का जुड़ने के लिए। आपने जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट को दर्शाया, सच्चाई को सामने रखा, इस प्रोग्राम का केवल यही मकसद था कि आपको जिस तरीके से पूरे देश में महासंकट के दौर में प्रवासी मजदूरों को लेकर जो सियासत भी देखने को मिली है, उनकी मजबूरी भी देखने को मिली है, इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर सच्चाई क्या है और उस सच्चाई को दिखाना हमारा कर्तव्य था, दायित्व था। इसलिए हम आपको लगातार ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते आए हैं और लगातार हम कराते भी रहेंगे। चलिए, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए।